हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th और आपके हिस्ट्री के ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। ऑल चैप्टर्स का इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन आता है मेसोपोटामिया क्या है, क्या अर्थ है मेसोपोटामिया का। देखो, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है मैसोस, मैसोस यानी मध्य, एक है पुटेमोस, पुटेमोस यानी नदी। तो उन दोनों से मिलकर जब शब्द बनता है तो इसे हम कहते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र या उपजाऊ भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। आप याद रखना, मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस यानी मध्य, पुटामोस यानी नदी। तो दोनों नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, मतलब दजला फरात के नीच बीच की उपजाऊ भूमि को हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं। सेकेंड आपका क्वेश्चन होता है कि मेसोपोटामिया की कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता था। देखो, मेसोपोटामिया में बेसिकली मैं कहूँगा तीन भाषाएं प्रमुख रही थी, जिसमें सबसे पहली ज्ञात भाषा एक नंबर में आ सकता है। सबसे पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन थी या सुमेरी थी। दूसरी 2400 ईसा पूर्व में उसकी जगह अक्कदी ने ले ली। किसने ली? अक्कदी ने उसकी जगह ले ली। और बाद में 1400 ईसा पूर्व में आरामाइक भाषा, कौन सी भाषा? आरामाइक भाषा बोली जाने लग गई, जो कि हिब्रू से मिलती जुलती थी। इसलिए अरामाइक भाषा जो है 1000 ईसा पूर्व में व्यापक रूप से बोले जाने लग गई। 1000 ईसा पूर्व में व्यापक रूप से अरामाइक बोले जाने लगी, क्योंकि ये आपकी वहाँ की जो कोई कॉमन लैंग्वेज रही होगी पहले की हिब्रू, उससे मिलती जुलती थी। तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये ज़्यादा बोली जाने लग गई। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन बनता है कि भाई ये बताओ, दुनिया में या दुनिया को ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। तो आपका आंसर होगा, मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी विश्व को जो देन है वो है कालगणना और गणित की परंपरा। कालगणना और गणित की परंपरा, इस बात को याद रखना। जिसमें हमने क्या सीखा, जो 1800 ईसा पूर्व के आसपास जो हमें पट्टिकाएँ इसमें मिलती हैं, जो आपकी हैं, जिसमें गुणा, भाग, चक्रवृद्धि, ब्याज और वर्गमूल और इससे कुछ सूचियाँ हमें मिली। तो ये हमें सूचनाएं उसके बारे में मिलती हैं। साथ ही मेसोपोटामिया वासियों से हमें ये ज्ञात हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष में 12 आपके महीने होते हैं, एक महीने में आपके 4 हफ्ते होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट। ये सारा जो विभाजन आज हमारे लिए बहुत ईजी है और ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, ये सब मेसोपोटामिया की देन है। साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर एक वर्ष, मास और महीने के अनुसार जो हिसाब किताब की सारी गणना है वह भी मेसोपोटामिया की देन है। साथ ही शहरीकरण का जो विकास आज हुआ है, यह सबसे पहले आपका मेसोपोटामिया हुआ। तो शहर आज हम रह रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, कोलकाता जैसे शहरों में, ये शहर जो हमारे हैं वहाँ सबसे पहले आपके कुछ शहर बनते हैं, जिसमें आपका बेबीलोन जैसे शहर आपके हैं, जिसमें आपका मारी है, उर है, उरुक है, बड़े बड़े शहर। उसके बाद रात को आकाश और तारों का, तारामंडल की जो नज़र हम लोग रखते हैं वो कालगणना के आधार पे, ये भी मेसोपोटामिया की देन है। साथ ही लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले यहीं पर हुई थी और हमें 3200 ईसा पूर्व की कुछ पट्टिकाएँ भी मिली हैं आपकी लगभग मेसोपोटामिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखो 4 आपका है, मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर कौन से हैं? उरुक, मारी, बेबीलोन और उर। याद रखिएगा आप, नगरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपके मंदिर नगर होते हैं, जिसमें आपका उरुक को हम लोग कहते हैं। एक आपके जो होते हैं व्यापारिक और शाही नगर हैं, जो कि मारी आपका हो जाता है। और कुछ नगर जो आपके होते हैं जो मतलब विशेषीकृत चीज़ों के लिए होते हैं, वो भी मारी अकाउंट उसमें कर लिया जाता है। बाकी उर के बारे में, बेबीलोन जो है एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण था इस इलाके में। साथ ही यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? देखो, उसके 3 रीज़न है। क्या रीज़न मैं बोलता हूँ? 3। उसको आप 3 भागों में बांट दो। पहला जो है बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख है, ये एक बना देता हूँ मैं। दूसरा, हम उदाहरण की जगह उसको दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है। शिमार का मतलब होता है आपका सुमेर। क्या होता है? सुमेर। शिमार का मतलब क्या है? सुमेर। और सुमेर का मतलब होता है ईंटों से बना शहर, इसलिए महत्वपूर्ण है। 2 पॉइंट। और तीसरा, यूरोप के यात्री, क्या वर्ड लिखोगे? यूरोप के यात्री और विद्वान, दोनों वर्ड लिखना। दोनों अपने जो मेसोपोटामिया है उसको अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। यही कारण है कि मेसोपोटामिया उनके लिए महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर देखो 6, शहरीकरण के महत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए, सबसे जो पहली बात होती है शहरीकरण का महत्व में आपको बताना है, आपका श्रम विभाजन है। अब श्रम विभाजन क्या होता है? जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो रहते हैं, साथ में काम आपका साथ साथ वहाँ पे अर्थव्यवस्था के, चाहे खाद्यान्न का उत्पादन हो, व्यापार हो, उत्पादन हो, उन सब में लोग लगे रहते हैं और काम अलग अलग होता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपका पत्थर की मूर्ति उकेरता है
उसे कांसे के औजार की आवश्यकता होती। किसकी? कांसे के औजार की। लेकिन कांसे का औजार वो नहीं बना सकता, और कांसा जो है वो तांबा और रांगा से बनता है, तांबा और रांगा से बनता है। तो ये तांबा और रांगा कोई और लाता होगा ना। इस प्रकार से निर्भरता थी शहरों में, बहुत बड़ी मात्रा में भी निर्भरता थी, और श्रम का विभाजन था। हर व्यक्ति जो है दूसरे पर निर्भर रहता था, और श्रम का विभाजन था। सामाजिक संगठन था वहाँ पे, मतलब वस्तुओं के भंडारण के लिए या वितरण के लिए, इस तरह की आपको बताना है कि वहाँ पर लोग एक दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। तो सामाजिक संगठन दूसरा पॉइंट बना लेना। ये शहरीकरण का आपका महत्व था। 2 नंबर में आएगा, इतना आप बहुत अच्छा लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मेसोपोटामिया जो आपका है, 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि मेसोपोटामिया में माल लाने व ले जाने के साधनों का उल्लेख कीजिए। ऐसे कौन सी चीज़ें थी जहाँ पे मेसोपोटामिया मंगवाता था और वहाँ पे लाता भी था अपने पास। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों में बहुत ज़्यादा बढ़िया था। खनिज संसाधनों का बस वहाँ अभाव था, मतलब खाने की वस्तुएं थी लेकिन खनिज का अभाव था। यहाँ पर क्या भाग था कि भाई दक्षिण का जो आपका अधिकांश भाग औजार मोहरे बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। तो मेसोपोटामिया क्या थे? आभूषण बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे। अब मेसोपोटामिया में तुर्की और ईरान जैसे देशों से खाद्यान्न और खनिज पदार्थ मंगाए जाते थे। आप 3 याद रखना, तुर्की, ईरान और खाड़ी देशों से। कहाँ से? खाड़ी देशों से, 3 जगह याद रखना। और बदले में काफ़ी मात्रा में खेतों से जो फसलें हैं, खाने की वस्तुएं, उसका निर्यात किया करते थे। अब मेसोपोटामिया में आयात निर्यात बैलगाड़ियों के माध्यम से था, तो काफ़ी खर्चा आपका आता था, क्योंकि बैलगाड़ियों का सामान ले जाने के लिए पशुओं को चारे की आवश्यकता भी लगभग पड़ा करती थी। और मेसोपोटामिया में जो पशु आपके थे उनकी ढुलाई के लिए चारे की आवश्यकता, जिसने काफ़ी खर्चा बढ़ा दिया करता था। इसलिए सस्ता साधन क्या था? आपका नदी के माध्यम से जल परिवहन जो है मेसोपोटामिया, कह सकते हो कि इसलिए मेसोपोटामिया के लोग सामान का जो आयात निर्यात है वो जल परिवहन का प्रयोग करते थे, क्योंकि सस्ता था, सरल था। और फरात नदी खास करके आप थी। कौन सी नदी? फरात नदी आपकी थी इसमें। ये देखिए यहाँ एक नंबर में आता भी है कि उन दिनों विश्व मार्ग के रूप में कौन सी नदी आपकी फेमस थी? फरात नदी, जो पूर्व में उनके थी, मेसोपोटामिया के पूर्व में थी। इस बात को याद रखना। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत आया हुआ है, बहुत ज़्यादा आया हुआ है। आप पिछले प्रीवियस ईयर के मिड टर्म क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें क्वेश्चन है मेसोपोटामिया आपकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन करो। क्या है मेसोपोटामिया? पहली बात बताओ भाई, मेसोपोटामिया जो है वो इराक गणराज्य का हिस्सा है, इराक का हिस्सा है। दूसरा आप लोग बताइए कि मेसोपोटामिया जो है यहाँ पूर्व में हरे भरे आपके घास के मैदान हैं, लगभग ऊंचे और नीचे मैदान भी हैं, पहाड़ भी है, पर्वत श्रृंखलाएं, वनाच्छादित क्षेत्र है, पूरा वनाच्छादित। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस इलाके में थोड़ी बहुत मतलब कृषि कार्य भी लगभग हो रहा है। साथ ही इसी भाग में आपके झरने हैं, जंगल है, फूल है, पर्याप्त वर्षा होती है। और 7 से 6000 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ पे कृषि कार्य, जैसा मैंने कहा, कृषि कार्य हुआ करता था। दूसरा एक भाग हमारा है आपका उत्तर का जो भाग है वो स्टेपीज, घास के मैदान है। और जो घास के मैदान है वहाँ पशुपालन खेती की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा साधन माना जाता था। उत्तर में सर्दियों में वर्षा के वक्त यहाँ जो भेड़ बकरी हैं, सुगनी वाली जो आपकी छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, उससे अपना भरण पोषण कर लिया करती थी, क्योंकि झाड़ियों से या घास के मैदानों में लगभग पशुओं के लिए अच्छा रह जाता है। साथ ही दक्षिण में आपका रेगिस्तानी इलाका था मेसोपोटामिया, जहाँ सबसे पहले नगरों का या आप कह सकते हो कि शहरीकरण का, लेखन कला का शुरुआत होता है। साथ ही यहाँ पे दजला फरात नदी जो होती है उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं, तो उपजाऊ मिट्टी के माध्यम से यहाँ पे सिंचाई करना या वहाँ की चीज़ों को करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी दक्षिण में, क्योंकि भाई पानी आ रहा है। और खजूरों में जो आपका गर्मियों में खजूर के पेड़ काफ़ी फला फूला करते हैं, तो ये इसके मतलब चीज़ें बता सकते हो। साथ ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभार आ जाता है भाई कि ये बता दो उरनगर की क्या विशेषता है। तो पहला जो उरनगर की विशेषता है वो है नगर पद्धति का अभाव, ये नगर नियोजन का अभाव। देखो नगर नियोजन होता क्या है, पहले सड़कें बनाई जाती हैं, ठीक है, फिर अगल बगल आपके जो घर हैं ये नालियाँ वालियाँ हैं, सड़कें नालियाँ एक साथ, फिर घर वर बनाए जाते हैं बगल बगल। देखो घर बना दिए ना, अब जब घर बना दिए, सड़कें बना दी, नाली बना दी, अब जाके लोग यहाँ रहने आएंगे। क्या आएंगे? रहने के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था, पहले आपका घर बनाया होगा और फिर बाद में गली वली बिल्कुल बेकार थी, कोई नियोजन नहीं था। हमारा जो आप आधुनिक समय में अगर बात करो तो चंडीगढ़, अगर कोई भी बच्चा अगर चंडीगढ़ गया होगा तो चंडीगढ़ आपका नियोजित बस्ती का उदाहरण है। भारत की सभ्यता जो मेसोपोटामिया, हमारा जो मोहनजोदड़ो हमारा था, जो हड़प्पा सभ्यता है, वो आपका नगर नियोजन बहुत बढ़िया था उसका। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बताइए घुमावदार पतली गलियाँ हैं, घरों का आकार एक जैसा नहीं था, अलग अलग था, जहाँ हमारे में एक जैसा होता है। टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं, गलियाँ कैसी हैं? टेढ़ी मेढ़ी हैं, बिल्कुल ऐसी हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं। और पहिए वाली गाड़ी घरों के अंदर नहीं जा सकती थी, ये अभाव था। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था, तो घरों के भीतर से ही, आंगन से ही आपका बाहर नालियों में पानी से कीचड़ आपका हो जाया करता था अक्सर। और दरवाज़ों का निर्माण था, वो भी आप बताओगे कि कमरों के अंदर रोशनी के लिए, रोशनियों में और खिड़कियों के लिए, बल्कि
उन दरवाज़ों से होकर आती थी। मतलब यहाँ पर जो रोशनी है घर के अंदर वो दरवाज़ों से होकर आया करती थी। जो आंगन खुले रहते थे तो घरों के परिवार के लोग वहाँ गोपनीयता थोड़ी बनी रहती थी, मतलब प्राइवेसी का ध्यान तो ये भी लोग रखा करते थे। अंधविश्वास भी बहुत अच्छा खासा था यहाँ। तो मान लीजिए कई बार ये माना जाता था कि अगर दहलीज ऊंची है तो धन दौलत आएगी। दहलीज का मतलब है जो आपका सामने दरवाजा का आगे का जो जगह होता है वो दहलीज होता है। और अगर दरवाजा किसी दूसरे घर की तरफ आपका ना खुले तो सौभाग्य है, लेकिन अगर किसी दूसरे घर की तरफ खुल रहा है तो सौभाग्य नहीं होगा। अब कब्रिस्तान नगर वासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों और अन्य लोगों की समाधियां पाई गई हैं। कुछ घरों के जो घर है उनके फर्श में लोग दफनाए गए हैं। एक चीज़ और बता दूं कि मेसोपोटामिया में जो आपकी सड़कें हैं वहाँ कूड़ा कचरा डाल दिया जाता था, और कूड़ा कचरा डालने के बाद वो नीचे दब जाता था तो गलियाँ अक्सर चौड़ी हो जाती थी और घर में कीचड़ आने की संभावना भी बढ़ जाया करती थी। ये भी आप याद लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है कि भैया प्रश्न नंबर 10वां, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश जो आपके पशु चारक हैं, कौन है? पशु चारक है आपके हैं, निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो जो पशु चारक आपके होते हैं किस प्रकार से शहरी जीवन के लिए आपके बहुत खतरनाक हैं या क्यों हैं ये? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि खाना बदोश होते हैं, आज यहाँ हैं कल यहाँ हैं। अब किसानों और गडरियों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। एक कारण तो ये था कि गडरिये जो थे मतलब पशुचारक जो थे वो किसानों के बोए हुए खेत से गुजर जाते थे जिससे फसलों को हानि हुआ करती थी। अब फसल को हानि होगी तो भाई वो बिल्कुल लड़ेंगे ही। उसके साथ ही गडरिये कई बार किसानों के जो जमा पूंजी है, अनाज है, इकट्ठा हुआ माल है, उसको लूट लिया करते थे। अब लूट रहे हो भाई तो लड़ाई झगड़ा तो होगा। और साथ ही कई बार बस्तियों में रहने वाले जो पशुचारक हैं उनके रास्ते को भी बस्ती वाले रोक लिया करते थे ताकि नहर तक ना जा सके और हमारा जेब या ज़मीन खराब ना हो। तो ये भी झगड़े का मतलब कारण रहा था। साथ ही देखिए 11वां क्वेश्चन, मारी नगर इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्या कारण था? देखो पहली बात तो ये कि मारी एक समृद्ध शहरी केंद्र, व्यापारिक शहरी केंद्र था। तो मारी नगर व्यापार के आधार पर समृद्ध और शक्तिशाली शहरी केंद्र आपका था, शहर केंद्र था। साथ ही यहाँ पर आप बता दीजिए कि तांबा और आपकी आदि तांबा है, लकड़ी है, नावों के द्वारा फरात नदी के माध्यम से दक्षिण में और तुर्की सीरिया तक आपका लगभग ले जाया जाता था चीज़ सामान को। और यहाँ पे सारे जो आपके पोत होते हैं ना वो रुका भी करते थे। इस बात को आप लिख सकते हो। ये ऐसा स्थान था जहाँ पे आपके जो पोत है बहुत सारे बंदरगाह उसके रूप में रुकता था। इसके अधिकारी माल की जांच करते थे और कीमत का 10%, अगर कोई सामान है उसका भार का 10% ले लिया करते थे। और मारी जो है अपनी आपके व्यापार और समृद्धि के लिए उस समय प्रसिद्ध था। यहाँ के मारी के राजा जो थे वो एमोराइट, याद रखना एमोराइट, आपका एमोराइट वंश से थे। ठीक है, इस बात को भी आप लिख सकते हो। साथ ही सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड चैप्टर से अब आपके क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? ये बनेगा कि भाई रोमन साम्राज्य कौन से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? देखो सबसे पहले बताओ आप, यूरोप में, पश्चिम एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, इन 3 महाद्वीपों में आपका रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रोमन साम्राज्य की इतिहास की रचना करने वाले स्रोत क्या है, कैसे जान सकते हैं हम लोग? तो एक होता है पाठ्य सामग्री, इसमें शामिल है कि समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए जो आपके काल के इतिहास है, पत्र है, व्याख्यान है, प्रवचन है, कानून है, ये पाठ्य सामग्री में आ जाता है। दस्तावेज में क्या आते हैं? जो शिलालेख आपके हैं जो पत्थरों पे लिखे गए हैं। शिलालेख क्या? शिला मतलब पत्थर, तो पत्थर पे लिखा गया हो कोई चीज़ जो है, और जो पांडुलिपियाँ आपकी होती हैं पेपायरस जैसी, वो दस्तावेज में आ जाती हैं। और भौतिक अवशेष में जो मिट्टी आपके मिट्टी के बर्तन हैं या इमारतें हैं, सिक्के हैं, खुदाई के माध्यम से, ये सारे भौतिक अवशेष में आ जाते हैं, याद रखना। साथ ही क्वेश्चन आ सकता है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र या रिपब्लिक का क्या मतलब है? देखो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसी मतलब रिपब्लिक ऐसी संस्था है जिसमें वास्तविक सत्ता सीनेट नामक इकाई है। सीनेट नामक इकाई का मतलब सीनेट नामक एक समूह है, लोगों का समूह है, समझ लीजिए। अब सीनेट क्या है? जो धनवान लोग हैं, धनवान लोग, उनके परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था जिसे अभिजात कहा जाता था। तो सीनेट में पैसे वाले लोगों के एक छोटे से समूह का बोलबाला होता था। व्यवहारिक तौर पर जो गणतंत्र है अभिजात वर्ग की शासन या सरकार और सीनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाया जाता था। मतलब तो आप याद रखना कि गणतंत्र जो है वो अभिजात वर्ग की सरकार का शासन जो है वो सीनेट नामक संस्था द्वारा चलाया जाता था। याद रखना गणतंत्रों की 509 से लेकर आपका 27 ईसा पूर्व में चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के जो दत्तक पुत्र हैं आपका ऑगस्टस, उसके आपका लगभग दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टिवियन तक तख्ता पलट कर दिया और साथ ही अपने सत्ता अपने हाथ में ले ली और ऑगस्टस नाम से अपना सम्राट बन बैठा। मतलब ऑक्टिवियन व्यक्ति ही ऑगस्टस है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक ही व्यक्ति है ये। और इसने प्रिंसिपेट की स्थापना करी थी। याद रखना प्रिंसिपेट की स्थापना किसने करी है? ठीक है, तो प्रिंसिपेट की जो स्थापना है वो ऑगस्टस ने करी है, ये ऑक्टिवियन ने करी है। एक ही बात है, एक ही बंदा ही है ये। उसके बाद आपका है कि भाई बताओ ज़रा कि सीनेट सदस्य जो थे वो आपके जीवन भर आपका
सीनेट आपके सदस्यता जीवन भर चलती थी और जन्म की अपेक्षा ये पद और प्रतिष्ठा पर मिलती थी, मतलब जन्म की अपेक्षा आपको नहीं मिलेगी, आपके पास पैसा वैसा है तो आप सीनेट के मेंबर बन सकते हो। प्रिंसिपेट क्या है? प्रिंसिपेट आपका जो है ये एक राज्य है जिसकी स्थापना ऑगस्टस ने की थी 27 ईसा पूर्व में, अभी मैंने बताया। साथ ही रोमन साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया है आपको बताना है। पूर्ववर्ती और परवर्ती, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना कि दोनों चरण और तीसरी शताब्दी का समय जो आता है, आप कहिए कि आपका तीसरी शताब्दी का जो मुख्य समय था, पूरी अवधि थी, वो आपका पूर्ववर्ती काल था। तो याद रखना तीसरी शताब्दी जो आपका था और उससे जो पूरा का पूरा समय था तीसरी शताब्दी उससे पहले का, वो आपका पूर्ववर्ती काल है। और तीसरी शताब्दी से बाद का जो समय है आपका वो परवर्ती काल है। तो पूर्ववर्ती काल कौन सा है? तीसरी शताब्दी तक और तीसरी शताब्दी से पहले का समय, और जो उसके बाद का समय प्लस में वो परवर्ती काल है, मतलब जो अभी समय चल रहा है वो परवर्ती काल का मान सकते हो उस तरीके से। उसके बाद देखिए रोमन साम्राज्य की सेना की क्या विशेषता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कई दफ़ा। तो देखो रोमन साम्राज्य की जो सेना थी वो एक व्यावसायिक सेना थी। कैसी सेना थी? एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन मिलता था, पैसा मिलता था। और प्रत्येक सेना में जो आपका प्रत्येक सेना था, व्यक्ति जो था वो 25 वर्ष तक उसको काम करना पड़ता था। कितने समय काम करना पड़ता था? 25 वर्ष। साथ ही सेना में साम्राज्य की सबसे बड़ी एक आपके एकल निकाय थी जिसमें 6 लाख आपके लगभग सैनिक थे। कितने लाख थे? 6 लाख। साथ ही रोमन साम्राज्य के पास निश्चित सम्राटों का जो भाग्य है और उसको निर्धारित ये कर सकते कि समय समय वेतन को लेकर, चीज़ों को लेकर ये लोग आंदोलन भी किया करते थे। साथ ही सीनेट जो है वो सेना से घृणा करती थी क्योंकि सेना जो है वो हिंसा किया करती थी। ये चीज़ें आपको लगभग बतानी है सेना के बारे में विशेषता, और लगभग आपको बताना है कि भाई जो ये व्यावसायिक सेना थी फिर 25 सालों तक काम करना पड़ता था, 6 लाख सैनिक थे, सम्राट के भाग्य को निर्धारित कर दिया करते थे, सीनेट इनसे घृणा करती थी क्योंकि ये हिंसा करते थे। ये सारे पॉइंट याद कर लो। साथ ही बलात् भर्ती का मतलब कि जबरन भर्ती कह सकते हो। तो बलात् भर्ती एक प्रकार से जो है इसमें कहा गया कि बलात् भर्ती के अंतर्गत वह सेना है जिसमें कुछ वर्ग या समूहों के व्यस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से, अब जबरन का मतलब क्या है? अनिवार्य रूप से सेवा देनी ही पड़ती थी सेना में, ये बलात् भर्ती थी आपकी। गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? देखो गृह युद्ध का मतलब सिंपल है, गृह युद्ध ठीक विपरीत अपने ही देश में हिंसा या सत्ता को लेकर हिंसा जैसे होती है। जैसे अभी आपका कह सकते हो कि बांग्लादेश में आपका हुआ था, तो बांग्लादेश की जो कहानी आप अभी सत्ता परिवर्तित हुई है गृह युद्ध की तरह ही आपका श्रीलंका में भी ऐसा हुआ है, जब एक देश के अंदर ही आपस में लोग सत्ता को लेकर लड़े। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दिनारियस क्या है, और रोमन साम्राज्य के हेरोल्ड राज्य में प्रतिवर्ष कितनी दिनारियस के बराबर आमदनी हुआ करती थी? तो आपको बताना है कि दिनारियस एक चांदी का सिक्का हुआ करता था जो 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी है, विशुद्ध है मतलब शुद्ध नहीं है। और हेरोल्ड राज्य में लगभग 54 लाख दिनारियस की आमदनी हुआ करती थी जो 1,25,000 के लगभग आपका किलोग्राम की थी। कितना थी? 1,25,000 किलोग्राम की आपकी, इतना ही बराबर था, मतलब इसका भार कितना था तो वो आपको बता दिया मैंने। साथ ही रोमन साम्राज्य में आपका घनी आबादी थी और विशाल साम्राज्य पर किस प्रकार नियंत्रण सफल बनाए हुए थे, मतलब कैसे बनाते थे वो लोग नियंत्रण? तो पहला तो यह है कि संपूर्ण साम्राज्य जो है दूर दूर तक फैला था, तो वहाँ नगर स्थापित किए गए और जिसके द्वारा समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा गया। भूमध्य सागर जो आपका इलाका है उसमें बड़े बड़े जो आपके केंद्र है जिसमें सिकंदरिया है और एंटियोक पूर्वी राजधानी भी थी, उस पर नियंत्रण आपका मूल आधार बनाए हुआ था, यहाँ से ये शासन चला रहे थे। साथ ही इन्हीं शहरों के द्वारा ये प्रांतीय सरकार जो छोटे स्तर की सरकारें हैं वहाँ से और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो जाया करते थे जिन्हें साम्राज्य की अधिक संपदा प्राप्त हुआ करती थी। साथ ही स्थानीय उच्च लोग भी कर वसूलते थे, मतलब रोमन साम्राज्य में जो उच्च वर्ग के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो भी कर वसूलने में सहायता दिया करते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है आ जाता है भाई, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट क्या है? देखो पहली बात तो ये है कि पहली और दूसरी शताब्दी शांति का काल था क्योंकि ऑगस्टस का शांति का काल था, काफ़ी कोई दिक्कत आई नहीं मतलब। लेकिन उसके बाद जब आपका तीसरी शताब्दी आता है तो 225 ईसा पूर्व में आपका एक आक्रामक वंश जिसे हम ससानी वंश कहते हैं वो उभर के सामने आता है, और ये ससानी वंश आपका ईरान का था। कहाँ का था? ईरान। तो ईरान के ससानी वंश का एक शासक था जिसका नाम था शाहपुर प्रथम। उसने ये दावा किया कि उसने रोमन साम्राज्य की लगभग 60,000 सेना को मार दिया है और राजधानी पूर्वी राजधानी जैसे मैंने बताया उस पर उसने कब्जा कर लिया है। अब साथ ही अगर मान लो इटली का ये इलाका है तो ऊपर से जर्मनी के लोग आएंगे, अब जर्मन मूल के, ठीक है, ऊपर से जर्मनी के आएंगे और इधर पश्चिम में आपके ईरान के आएंगे, तो बीच में आपका जो रोमन साम्राज्य है वो दब सा जाएगा। तो देखो ड्राइन और डेन्यूब नदी को पार करके आपके जर्मन मूल के लोग आ रहे हैं वो आक्रमण करने के लिए पूर्व की ओर से, मतलब वो पश्चिम की ओर से, और पूरब की ओर से बार बार हमले हो रहे, पूरब मतलब
फरात नदी की तरफ जो ईरान वाले थे। तो रोमन साम्राज्य जो वासी थे उनके लिए डैन्यूब नदी को छोड़ना पड़ा, उन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि जर्मन लोग उधर से आ रहे थे। साथ ही इसी समय आपके सम्राटों के खिलाफ काफ़ी आपका निरंतर जो युद्ध है उन्हें रोमन वासी मतलब लगभग सामना करना पड़ा। और रोमन वासी जो है बाहरी लोगों को मतलब गैर यूनानी लोगों को बर्बर कहा करते थे, ये बात भी आप याद रखना। तीसरी शताब्दी में क्या होता है, 47 वर्षों में, मात्र 47 वर्षों में 25 सम्राट बदलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इसको संकट का काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है रोमन साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था कहती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 8 नंबर में आपका सीधा क्वेश्चन आता है। देखो पहली विशेषता यह है कि एकल परिवार था। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार की व्यवस्था थी, जहाँ पे आपका एक ही आपका मतलब पति पत्नी और उसका बच्चा, यहाँ तक कि शादीशुदा बच्चा भी रह सकता था, पर बाद में वो चले जाते थे, उसका अपना परिवार बन जाए तो जब उसके खुद के बच्चे होंगे। उसके बाद आपका परिवार में दास, तो परिवार में दासों को शामिल करने का आपका था, जिसमें वयस्क पुत्र अपने पिता के साथ परिवार में नहीं रहते थे, मतलब शादी वादी कर उनका अपना पुत्र बन जाए, मतलब परिवार बन जाए। साथ ही दासों को परिवार का हिस्सा माना जाता था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, जो महिलाएं थी उस समय संपत्ति का उनको अधिकार था, वे संपत्तियां रख सकती थी और स्वतंत्र स्वामी, पिता की मृत्यु के बाद आपकी स्वतंत्र स्वामी बन सकती थी। तलाक देना वहाँ रोमन साम्राज्य में बहुत आसान था, रोमन साम्राज्य में तलाक देना बहुत आसान था, बस सूचना आपको भंग करने की सूचना देनी होती कि भाई हम भंग करना चाहते हैं शादी को, बहुत आसान था। विवाह की आयु कुछ इस प्रकार से थी, जो पुरुष है उनकी आपकी 28-29 और 30-32, महिलाओं की पहले 16-18 और 23 और 22, ये महिलाओं की विवाह की आयु थी। विवाह का आपका जो नियोजन है बस आम तौर पर परिवार को नियोजित किया जाता था, और ये पहले सहमति देनी पड़ती थी लड़की को, हाँ शादी करनी है। स्त्रियों को पीटा जाता भी था उस समय, तो रोमन समाज में पुरुष अपनी पत्नी पर अत्याचार भी करते थे, मारते थे, और चोटों के निशान भी उस समय पाए गए हैं। साथ ही बच्चों के मारना, मतलब पिता बच्चों को मारने के लिए ठंड में छोड़ दिया करते इनको बिना किसी कपड़े के, तो ये भी तरीका था। और साक्षरता काम चलाऊ थी, ये रोमन साम्राज्य की थी, क्योंकि जटिल थे ना, जो चिन्ह थे बहुत सारे थे, लगभग 5000 चिन्ह थे, और संख्या आपकी काफ़ी सारी जटिल चीज़ें थी, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाया करता था। साथ ही संस्कृति विविधता, तो बहुत सारे संस्कृति विविधता, धर्म, भाषा, वेशभूषा के प्रकार के लोग रोमन साम्राज्य में रहा करते थे। साथ ही रोमन साम्राज्य का आर्थिक ढांचा कैसा था, तो भाई काफ़ी मजबूत आर्थिक ढांचा था, जिसमें आपको बताना है कि बंदरगाह, खदान आपके थे, जैतून का तेल की फैक्ट्रियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में उस समय थी। कंटेनरों का प्रयोग, तो शराब को ले जाने के लिए कंटेनरों का प्रयोग था, जिसमें एक एम्फोरा है जिसमें जैतून का तेल और क्या हो शराब हो गया, तेल अन्य तरल पदार्थ हो गए। और जैतून के तेल के लिए सिर्फ ड्रेसल 20 का, जो कि एक इतिहासकार है जिनका नाम है हेनरिक, क्या नाम है, हेनरिक ड्रेसल, उन्हीं के नाम पर ड्रेसल 20 रखा गया है। जल शक्ति का प्रयोग, मतलब रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का प्रयोग होता था, और सोना चांदी की खदानों में खास करके खुदाई उदाई के लिए होता था। संगठन, जो संगठित व्यापारिक संगठन था, बैंकिंग व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, तो मुद्रा का लेन देन काफ़ी अच्छा उसमें हुआ करता था। साथ ही रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति, ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो पहली बात तो रोमन साम्राज्य में ऑगस्टस के शासन समय 75 लाख जनसंख्या थी, जिसमें से 30 लाख लोग आपके दास थे। साथ ही दासों को पूंजी निवेश समझा जाता था, जो दास हैं वो क्या है, पूंजी निवेश हैं, आगे आपके लिए काम आएंगे। साथ ही उच्च वर्ग के लोग दासों से थोड़ा क्रूरता भरा व्यवहार था, क्रूरता मतलब बहुत खराब व्यवहार था। एक कहानी भी है जहाँ एक राजा था, कोई मान लो राजकुमार, उसकी हत्या कोई दास कर देता है, तो एक छत के पास रहने वाले सभी दासों को मारने का भी आदेश हो जाता था। किस प्रकार से मतलब क्रूरता दिखाते दासों के प्रति। दासों को नियंत्रित रखने के लिए विशेष ध्यान रखा जाता था, और दासों को छोटे छोटे आपके जो ग्रुप है उसमें बांट दिया जाता था, ताकि वो काम को अच्छे से कर सके और काम चोरी ना कर पाएँ। साथ ही दासों को नियंत्रण रखने के लिए उन पर शरीर पर लोहे से पट्टी से दाग दिया जाता था, ताकि उनको पता चले भाई हमारा दास है, और भाग भी जाए तो बाद में उसके शरीर के पहचान से, मतलब दाग से हम पहचान लें कि ये हमारा दास है। अब यायावर साम्राज्य से आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो पहली बात तो यह है कि यायावर का अर्थ क्या होता है। यायावर का अर्थ ही होता है घुमक्कड़, ठीक है। और ये आपका मंगोलिया, मध्य एशिया मंगोलिया लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी के समय एक विशालकाय साम्राज्य की नेतृत्व चंगेज़ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ। चंगेज़ खां ने यूरोप एशिया महाद्वीप में विस्तृत इसको किया, तो पार महाद्वीपीय साम्राज्य की इसने स्थापना कर दी। अब यायावर साम्राज्य अपने आप में विरोधात्मक है, कॉमन सेंस है कि यायावर है, आज यहाँ है कल वहाँ है, और साम्राज्य बनाने के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा, तो ये कैसे कर पाया होगा, तो थोड़ा ही विरोधात्मक है। इसने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना करी। सैनिक शासन और आपका सैनिक जो शासन व्यवस्था है काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया, काफ़ी भयानक भी था इनका, काफ़ी खतरनाक था। कहते हैं जहाँ से गुजरा करते थे पूरे इलाके के इलाके को बिल्कुल ऐसा शमशान बना दिया करते थे, ये इनका बड़ा काफ़ी खतरनाक लोग थे ये। मंगोल कौन थे और जनजीवन पर उनका क्या मतलब परिचय हमें देना है। देखो मंगोल पहली बात तो है कि जन समुदाय के आपके विविध जन समुदाय के लोग थे, जो पूर्व में तातर, खितान, मंच लोगों से संबंधित थे। पश्चिम में भाषागत समानता होने के कारण तुर्की के कबीलों से इनका संबंध था। और कुछ आपके मंगोल पशुपालक थे, शिकारी संग्राहक थे, भेड़ बकरियां और ऊँट आदि पाला करते थे।
साथ ही संग्राहक लोग जो है पशुपालक कबीलों के आवास में उत्तर में साइबेरिया के वनों में रहते थे और वह पशुपालन के लोगों की अपेक्षा अधिक गरीब थे। मतलब जो आपके शिकारी संग्राहक थे वो पशुपालकों की अपेक्षा में गरीब थे, मतलब शिकारी संग्राहक, क्योंकि भैया पशुपालक तो फिर भी व्यापार कर ले रहा है, लेकिन शिकारी संग्राहक तो सिर्फ निर्भर है मार कर खाने पे, मतलब या प्रकृति पर पूरी तरीके से। वे अपना जीवन निर्वाह ग्रीष्मकाल में पड़े गए जानवरों की खालों से करते थे। कौन? शिकारी संग्राहक। और खास करके मंगोल तंबू और जन जो है वो जर में निवास करते। तंबू आपको पता ही होगा, कुछ इस प्रकार का तंबू जो होते हैं लकड़ी के कपड़ों जो होते हैं उस पर निवास करते थे। साथ ही गर्मियों में पशुओं के साथ शीतकालीन जो निवास क्षेत्र हैं और ग्रीष्मकालीन चरण क्षेत्र की भूमि की ओर चले जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कहीं ठंड है तो थोड़ा गर्म स्थानों की ओर थोड़ा भागेंगे, गर्म है तो ठंड स्थानों की थोड़ा भागने का प्रयास, मतलब स्थानांतरण करते थे ये लोग। चंगेज़ खां कौन था और मंगोल का महानायक कैसे बना? देखो पहली बात तो बताओ कि चंगेज़ खां का जन्म आपका 1162 मंगोलिया में ओनोन नदी के निकट आपका हुआ। इसका आरंभिक नाम तेमुजिन था। इसके पिता का नाम येसुजेई था। ये कियात कबीले के सरदार थे इसके पिता, और इसके पिता की मृत्यु जो है अल्पायु में, जब ये बहुत छोटा था तभी कर दी गई। बाद में उसकी माता ओलुन ईके, जो इसने तेमुजिन और उसके सगे जो भाई हैं, सौतेले भाई हैं, सबका पालन पोषण बड़ी कठिनाई से करा। 1170 में, जिस वर्ष ये आप कह लीजिए एक प्रकार से आपका काफ़ी कम आयु हुई थी, 8 वर्ष के आसपास, इसको दास बनाया गया। उसकी पत्नी बोर्टे को अपहरण बाद में कर लिया गया। तो फिर उसको अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए युद्ध लड़ना पड़ा और विपद कई वर्षों में अनेक उसके मित्र बनाने में वो सफल रहा। इसका सबसे पहला आपका जो मित्र एक नंबर में आता भी है, इसका सबसे पहला जो मित्र है वो बोघु रचु था। कौन था? बोघु रचु था, ठीक है। बाद में साथी के रूप में तेजिन के साथ दिया। और इसका एक और आपका जो मित्र था वो उसका सगा भाई जमुका था, विश्वासी मित्र था, लेकिन बाद में वो दुश्मन बन गया, ठीक है। तेमुजिन अपने पिता के वृद्ध भाई तुगरिल खां मतलब ओंग खान के साथ अपने जो पुराने संबंध थे उसको जीवित किया और यहाँ केराइट लोगों का शासक था। मतलब जो ओंग खान था वो केराइट क्षेत्र का राजा था, मतलब एक प्रकार से या शासक था। अब कैसे आपका चंगेज़ खां एक महानायक बनाते हैं? तो आपको तेमुजिन का सगा भाई जमुका बाद में उसका शत्रु बना। 1180 और 1190 के आसपास तेमुजिन ने ओंग खान की सहायता से जमुका और शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को हरा दिया। बाद में जमुका को पराजित कर उसके बाद तेमुजिन का आत्मविश्वास बढ़ गया कि भाई साहब मैं तो हरा सकता हूँ लोगों को। बाद में इसने अपने पिता के जो हत्यारे थे, जिसमें ओंग खान उसका मतलब चाचा वाचा भी जो भी था, उसको भी लगभग बाद में मारा। और हत्यारे शक्तिशाली तातर, केराइट और स्वयं ओंग खान भी शामिल था। तो भैया इनको मार करके सार्वभौमिक खान की ओर ये बढ़ रहा है अब। तो आपका 1206 में जम्मुका और नेमन लोगों को उसने निर्णायक युद्ध में पराजित किया और इसी इलाके का ये समुद्री खान या महान खान की जो उपाधि है इसको दी गई। देखो यहाँ लिखा भी है कबीले के सरदार अर्थात कुरिलताई सभा में, ये लगभग कुरिलताई जो सभा है वो 1206 में ही है, ठीक है। कुरिलताई की जो सभा है वो 1206 में ही आपकी है। इस बात को आपको याद रखना है कि सार्वभौमिक खान की जो उपाधि है इसे मिल गई। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है कि चंगेज़ खान द्वारा बनाई गई या अपनाई गई जो आपकी संचार प्रणाली है उसको बताइए। कौन सी संचार प्रणाली है चंगेज़ खां की? तो चंगेज़ खां की जो आपकी संचार प्रणाली है उसका नाम है हरकारा पद्धति। काफ़ी फुर्तीली आपकी संचार पद्धति थी जिसका नाम था हरकारा पद्धति, जिससे दूर दराज के जो क्षेत्र थे उस पर संपर्क बनाना बहुत ज़्यादा आसान था। इसके साथ ही आपका अपेक्षित दूरी पर सैनिक चौकियाँ बनाई जाती थी। मान लीजिए एक चौकी ये है तो दूसरी यहाँ पर है, ताकि जल्दी कोई थक जाए तो अब दूसरी चौकी वाला वहाँ से आगे भागे। घुड़सवार सेना की आपके तैयार रहते थे और ये आपके घुड़सवार जो आपके सैनिक हैं वो संदेश वाहक का काम करते थे। साथ ही संचार पद्धति के लिए पशुओं का 10वां भाग आपका जो प्रदान करते थे उसे कुकुबुर कहते हैं। तो संचार के लिए आप याद रखना, ये संचालन के लिए यायावर अपने घोड़ों और अन्य पशुओं का 10वां भाग प्रदान करते थे, जैसे कुबकुर। तो ये एक प्रकार से संचार के लिए घोड़ों का पशुओं का 10वां भाग जो है उसको कुबकुर बोला जाता है। कुबकुर होगा ये, ठीक है, कुबकुर आपका। यायावर लोग वहाँ पर अपनी इच्छा से प्रदान इसे दिया करते थे और उन्हें अधिक लाभ इसके प्राप्त आपका हुआ करते थे। साथ ही चंगेज़ खां की मृत्यु के बाद जो हरकारा पद्धति है उसमें सुधार लाया गया और इसे चंगेज़ खां मतलब महान खानों में अपने क्षेत्रों में विस्तृत किया घटनाओं को, और काफ़ी निगरानी रखने में इससे सहायता मिली थी, क्योंकि इसने क्या किया था कि दूर दराज के इलाकों तक भी पहुँच को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर दिया था। साथ ही आपका क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ जरा मंगोल कबीले में मुख्य विशेषताएं क्या थी? देखो यार, मंगोल कबीलों की पहली विशेषता तो ये थी कि आपकी इसमें बहुत सारी निम्न जातियाँ थी, बहुत सारी जातियाँ और भाषाई लोग इसमें थे, परंतु आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण अनेक समाज जो हैं वो पितृपक्षियों में विभाजित था। काफ़ी धनी जो परिवार है काफ़ी विशाल थे, बड़े थे, उनके पास अधिक आपके पशु थे, चारण क्षेत्र थे, क्षेत्रीय राजनीति में उनका दबदबा था और अनेक उनके अनुयायी मानने वाले उनके लोग भी हुआ करते थे। साथ ही समय समय पर आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आपका भीषण शीत है, बहुत ठंड है,
एकत्रित होकर सामग्रियों का एकत्रित शिकार सामग्रियों का और अन्य खाद्य जो भंडारण है वो समाप्त हो जाने पर, वर्षा ना होने पर घासों के मैदान सूख जाते थे, इसलिए उन्हें चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। मतलब जब मौसम चेंज हो रहा है बिल्कुल तरीके से, तो अब उन्हें एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। साथ ही मंगोल कबीलों में आपसी में संघर्ष हुआ करता था, जिसमें वो आपस में पशुधन को भी लूट लिया करते थे, पशुओं को मतलब। साथ ही परिवारों के समूह जो हैं वो आपके आक्रमण करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए कुलों में रहते थे। जैसे आपको पता ही होगा कियात कबीला था आपका चंगेज़ खां के पिता का, तो कबीलों कबीलों में ये लोग रहा करते थे। साथ ही मंगोल के यायावरी आपके संगठन को चीन के साथ व्यापार क्यों करना पड़ा, और इस व्यापार ने आपको कैसे उनको रणनीतिक प्रभाव डाला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई दफ़ा मैंने देखा है आया हुआ है। देखो, मंगोल यायावरी जो संगठन था वो स्टेपीज में निवासी थे। साथ ही वर्ष के थोड़े समय के लिए वो कृषि किया जा सकती थी, और मंगोलों ने कृषि कार्य को अपनाया नहीं था। साथ ही आपका इस प्रदेश में अन्य आपके संसाधनों का अभाव भी था, तो मंगोल जानते थे कि उन्हें पड़ोसी चीन से अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है, और वहाँ के कृषि उत्पाद उन्हें आवश्यक जो पदार्थ है आसानी से मिल सकते थे। इसीलिए उन्होंने चीन के साथ व्यापार किया कि भाई हमें चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही यायावर जो कबीले थे वो चाइना के उत्पाद से कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण लाया करते थे। तो कृषि उत्पाद हो गए या लोहे के उपकरण लाते थे, और बदले में वहाँ के लोगों को घोड़े और स्टेपीज जो पकड़े गए पशु हैं वो उन्हें देते थे। साथ ही यूं ही व्यापार जो है दोनों पक्षों के लिए लाभकारी था, और तनाव का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि दोनों पक्षों में अधिक लाभ कमाने की होड़ थी कि कौन ज़्यादा लाभ कमाएगा। एक दूसरे से विरुद्ध सैनिक कार्रवाइयों पर उतर जाते थे कि भैया अब हम लड़ झगड़ के ही हल निकाल लेंगे। चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला तो ये है कि जो आपका मंगोल कबीलों के लोगों के साथ मिलकर व्यापार करते थे, चीनी लोगों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए विवश कर देते थे। कभी कभी ये लोग आपका व्यापारिक संबंधों की अपेक्षा लूटपाट करते थे, और मंगोल जीवन अस्त व्यस्त होने पर चीनियों के पक्ष में हो जाता था, क्योंकि मंगोल अस्त व्यस्त थे। और ऐसी स्थिति में जो चीनी लोग हैं वो स्टेपी क्षेत्र में अपने प्रभाव और बड़े आत्मविश्वास से मतलब वहाँ पे रहा करते थे। साथ ही समवर्ती झड़पों से चाइना के स्थायी समाज जो है वो कमज़ोर पड़ने लगे थे। तो इन सीमावर्ती झड़पें से चाइना के जो स्थायी समाज है वो कमज़ोर पड़ रहे थे। साथ ही कृषि अव्यवस्थित हो रही थी, और चाइना के जो नगर है उन्हें भी लूटा जा रहा था। ये पॉइंट भी आप बता सकते हो। इसके साथ ही दूसरी ओर यायावर जो आपके कबीले थे वहाँ लूटपाट करके भाग जाते थे, और उन्हें कम क्षति आपकी पहुँचती थी। साथ ही इसके विपरीत चाइना को इन यायावरों से बहुत अधिक क्षति पहुंचती थी, क्योंकि वो तो लूट के भाग गए, तो ये चाइना को मतलब घाटा हुआ करता। साथ ही आपका 8वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में चीनी शासकों ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किलेबंदी, और आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो इसी के कारण बनाया गया है, आपको बताना है। तो तीसरी शताब्दी के आपके लगभग पूर्वार्ध में, कह लीजिए तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही रक्षात्मक जो ढांचा तो तैयार किया गया, और चाइना की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया गया। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन एक आता है, चंगेज़ खां की अलोकप्रियता के 3 कारण बताइए। क्या कारण था कि चंगेज़ खां अलोकप्रिय था, या हो सकता है मान लीजिए। तो भैया पहला यही, चंगेज़ खां एक लुटेरा है और सैकड़ों नगरों को उसने ध्वस्त करा है, बिल्कुल बर्बाद सा कर दिया है। साथ ही चंगेज़ खां एक लुटेरे के साथ साथ हत्यारा भी था। हज़ारों लोगों को और स्त्रियों को, बच्चों को मौत के घाट उसने उतारा। यहाँ तक कि निशापुर के घेरे आपके समय में उसने कुत्ते और बिल्लियों को भी मार दिया, इतना क्रूर था ये। और उसने अपने कबीले पर तलवार के बल पर शासन किया, मतलब जो आपके लोगों हैं उस पर तलवार के बल पर, मतलब पावर के दम पे शासन किया। ये एग्जाम में कई दफ़ा आता है कि भाई ज़रा बताइए 4 उलूस का गठन किस प्रकार हुआ, और इन उलूस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखो, चंगेज़ खां के नव विजित मतलब नए जो क्षेत्र जीते जा रहे थे, तो उत्तरदायित्व जो है वो 4 पुत्रों को वो सौंप दिया करता था, जिसे 4 उलूस कहा गया है। और उलूस से अभिप्राय है साम्राज्य की सीमा से है, किससे है, साम्राज्य की सीमा है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि दूसरी ओर चंगेज़ खां अभी भी निरंतर विजय आपके हैं, विजय अभियान थे, साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने में व्यस्त था, इसलिए साम्राज्य की सीमाएं लगातार बढ़ती रहती थी। तो सबसे पहला जो है उलूस साहब का जोची, जो उसका सबसे बड़ा पुत्र है, उसको रूसी स्टेपिस क्षेत्र प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा निश्चित विस्तार सुदूर क्षेत्र तक पश्चिम में मतलब फैली हुई थी। साथ ही उसका दूसरा जो पुत्र था चगताई, उसने तुरान का जो स्टेपीज क्षेत्र है और पामीर के जो पठार आपके हैं, ये पर्वत है, उस क्षेत्र को उसको मिला। साथ ही जो उसके भाई के प्रदेश लगता था, साथ ही उसे पश्चिम की ओर बढ़ा मतलब एक प्रकार से वो बढ़ सकता था, बढ़ गया होगा, और वैसे वैसे अधिकार क्षेत्रों में वो बढ़ाता गया चगताई ने। तीसरा आपका है ओगोदेई। ओगोदेई जो था वो आपका कह सकते हो कि उसका उत्तराधिकारी और चंगेज़ खां की महान खान की उपाधि दी जाएगी। मतलब चंगेज़ खां ने संकेत दिया कि ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी है और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। ओगोदेई ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम को स्थापित किया। इसके साथ ही आपका फोर्थ है जो उसका चौथा पुत्र है तुलई खान, उसे पैतृक भूमि मंगोलिया में ही शासन करने का अधिकार मिला।
चंगेज़ खां आपका जो था वो विचार चंगेज़ खां का विचार उसके पुत्र आपस में मिलकर साम्राज्य शासन करेंगे, इसलिए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ मतलब तामा, तो सैन्य टुकड़ियों को क्या कहा गया एक नंबर में, सैन्य टुकड़ियाँ मतलब तामा आपका होता है। साथ ही आपका सैन्य टुकड़ियों उन्हें जिन्हें उलूस तैनात रहती थी। राज्य में परिवार के सदस्यों की जो प्रकार से भागीदारी है उसको भी सरदारों के परिषद में लगभग किया जाता था। तो कह सकते हो कि राज्य में परिवारों के सदस्यों की जो भागीदारी है वो सरदारों के परिषद में होता था। इसके साथ ही आपका चंगेज़ खां सेना विविध जातियों का मिश्रण था। बात तो सच है भाई, चंगेज़ खां जो था मंगोल यायावर, ये समाज में सभी वयस्क जो आपके लोग हैं उसको शस्त्र धारण करा करते थे और अनिवार्य था। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें सशस्त्र सेना में भी शामिल कर लिया जाता था। साथ ही मंगोल जनजातीय एकीकरण और विभिन्न लोगों के विरुद्ध अभियानों में चंगेज़ खां आपका सेना में कई नए सदस्यों को शामिल करता है, जिसमें आपका ये सैनिक विविधता जातियों में संबंध रखते थे, बहुत सारी जातियों से, धर्मों से, और छोटी छोटी आपकी मंगोल सेना एक विशाल संगठन में परिवर्तित हो गई जो बहुत छोटी थी पहले। बाद में मंगोल सत्ता स्वेच्छा स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के जो लोग हैं, ये आपका मूल है, तुर्की मूल के जो आपके उइगर समुदाय के लोग भी वो भी शामिल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त केराइट लोग शामिल होते हैं और पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल हो जाते हैं। केराइट जो ओंग खान आपका था, इसका चाचा केराइट क्षेत्र था उसको जीता था, वो लोग भी शामिल हो गए। बाद में चाइना की दीवार का निर्माण क्यों करवाया, तो यायावर जो कबीले हैं बार बार चाइना में आक्रमण करते थे, नगरों को लूटते थे, उनसे बचने के लिए चाइना ने सुरक्षा की दृष्टि से चाइना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया। आपका एक क्वेश्चन आता है, चंगेज़ खां सिंधु नदी से मंगोलिया वापस लौटना चाहता था परंतु उसे अपना विचार क्यों बदलना पड़ा। देखो कारण बहुत सारे हैं। पहली बात तो यह है कि आपका चंगेज़ खां सिंधु नदी से लौटा क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी थी और वो ठंडे इलाके उसे था, तो यहाँ बहुत गर्मी थी, उसे लौटना पड़ा। दूसरा, उसे प्राकृतिक कठिनाइयाँ, क्योंकि पर्वतीय इलाका लगभग आपका जो है ये जम्मू कश्मीर का इलाका, तो उससे सामना करना पड़ा। और उसके शमन, पैगंबर को शुभ असंकेत दे दिए, मतलब जो शमन आपके होते उसने शुभ असंकेत दिए कि भैया इधर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो वापस हो गया। क्वेश्चन एक आता है कि मंगोल सेनाओं को मिस्र से हाथों पराजित क्यों होना पड़ा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई जो शासक आपके हैं मंगोल शासक, वो चाइना में अधिक रुचि लेने लग गए थे, उनका ध्यान चाइना में था और अपनी सेनाओं को मंगोल साम्राज्य ने क्या किया था, चाइना की ओर लगभग मुख्य भागों की ओर भेज दिया। अब मिस्र में बहुत छोटी सी सेना थी तो मंगोलों को वहाँ पे जो है पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अंतिम जो हमारा चैप्टर है 3 वर्ग, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि भाई 3 कौन से वर्ग थे, तो आपका एक पादरी वर्ग था, एक आपका अभिजात वर्ग था, ठीक है, एक आपका कृषक वर्ग था, ठीक है, ये 3 वर्ग आपके हैं। तो जो पादरी वर्ग है आप समझिए कि ईसाई धर्म का धर्म उपदेश ये देंगे, चर्चों में ये लोग धर्मों का उपदेश देते हैं, निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता था जिसमें भिक्षु भी इसमें शामिल हैं, और धार्मिक जो समुदाय उसमें रहना पड़ता था। आम आबादी से ये लोग मठों से आम आबादी जो है उससे नहीं, ये लोग मठों में रहते थे। कहाँ रहते थे, मठों में निवास करते थे। कहाँ, मठों में निवास करते थे। अब अभिजात वर्ग क्या था, देखो अभिजात वर्ग आप बताइए, सैन्य क्षमता थी इनके पास, अपने स्थायी संपदा हुआ करती थी, न्यायालय लगा सकते थे मतलब न्याय कर सकते थे, और अपनी मुद्रा का प्रचलन कर सकते थे। साथ ही इसमें नाइट वर्ग भी शामिल किया गया जो अश्वसेना आपकी सहायता दिया करते थे। इसका उदय होता है क्योंकि बार बार बहुत लड़ाइयाँ हो करती थी और एक अश्वसैनिक वर्ग की आवश्यकता यहाँ पे महसूस की गई थी। तीसरा वर्ग आपको जो है वो कृषक है। कृषक 2 प्रकार के थे, एक स्वतंत्र कृषक जो अपनी भूमि की लॉर्ड की भूमि के रूप में काश्तकार देखना था, मतलब भूमि उन्हीं की है लेकिन वो लॉर्ड के काश्तकार के रूप में ही मतलब समझते थे, खुद को मानना पड़ता था। दूसरा लॉर्ड कृषक जो थे वो दास कृषक जिन्हें सर्फ कहा जाता था, और ये लोग लॉर्ड की भूमि पर ही काम करा करते थे, ये अंतर था। अब मध्यकाल क्या था, देखो मध्यकाल एक आपका 500 से लेकर लगभग 1500 के समय के मध्यकाल कहते हैं, और मध्यकाल की कुछ विशेषताएं हैं। तो मध्यकाल में आपका जो है वो चर्च बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इसी समय आपका सामंतवाद का उदय होता है। किसका उदय होता है, सामंतवाद का उदय होता है। साथ ही साथ राजनीतिक और आर्थिक जो आपका जीवन है उसमें आपकी भूमिका इनकी बढ़ती है। इसके साथ ही मध्यकाल में आपका केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, और इसलिए इसे अंधकार युग भी कहा जाता है। 3 वर्गों से क्या अभिप्राय है, तो जैसा मैंने कहा 3 वर्ग है आपका ईसाई पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, और तीसरा आपका जो है वो कृषक वर्ग है। सामंत क्या है, देखो सामंत जो है वो आपका सबसे पहले तो सामंत शब्द जर्मन का है जो फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। इस प्रकार सामंत का मतलब हुआ भूमि से जुड़े एक प्रणाली है जो कि, ठीक है, भूमि का टुकड़ा एक ऐसा समाज की ओर आपका संकेत करता है जो फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित आपका हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो सामंतवाद एक ऐसी कृषि उत्पादन को व्यक्त करता है जो सामंत, लॉर्ड और कृषक के संबंधों पर आधारित है। खास करके कृषक अपनी खेतों के साथ साथ लॉर्ड की ज़मीनों पर भी काम करते थे,
और लॉर्ड जो है वो कृषकों को अपनी श्रम सेवा दिया करते थे। जो आपके लॉर्ड है कृषकों की उनकी श्रम सेवा के बदले मतलब सैनिक सुरक्षा दिया करते थे। अगर श्रम सेवा तो वो दे रहे हैं, लॉर्ड को काम कर रहे हैं, तो सैनिक सुरक्षा जो काम है वो लॉर्ड दिया करते थे। ये आपका पॉइंट आपको बनाना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर गॉल किस प्रकार फ्रांस बना। देखो गॉल पहले आपका जो प्रांत हुआ करता था, बाद में फ्रैंक, जो फ्रैंक है जर्मन की जनजाति है, उसी के नाम पर इसका नाम फ्रांस रख दिया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गॉल जो साम्राज्य है एक आपका रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। दो आपका विस्तृत रेखाएं थी, पर्वतीय क्षेत्र थे, लंबी लंबी नदियाँ और कृषि योग्य विस्तृत क्षेत्र था। तो जर्मन की एक जनजाति जिसका नाम फ्रैंक है, फ्रैंक ने बाद में जनजाति जो उसी के नाम पर बदला और नाम बदलकर फ्रांस रखा। 6वीं शताब्दी में इस प्रदेश में फ्रैंकिश अथवा फ्रांस के ईसाई जो राजा हैं तो वो लगभग शासन करने लग गए आपके। फ्रांस में चर्च के साथ गहरे संबंध थे और पॉप द्वारा तो शॉलमेन जो राजा था उसने अपने आप को रोमन सम्राट की जो उपाधि है वो दी गई और काफ़ी मजबूत वो हो गया था फिर उसके बाद उपाधि जब दी गई। साथ ही क्वेश्चन आपका आता है मध्यकालीन यूरोप और पश्चिमी यूरोप प्रथम वर्ग कौन सा था। देखो जैसे मैंने कहा प्रथम वर्ग आपका पॉप था या पादरी था, जो कि बिशप आपका पॉप या पादरी कह लग सकते हो। उसके बाद कैथोलिक चर्चों पर इनका महत्वपूर्ण स्थान था, उनके अध्यक्ष यही हुआ करते थे और पॉप पश्चिमी चर्च के उपाध्यक्ष थे और वो रोम में रहते थे। रोम मतलब आज का इटली लगभग। और यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन और पादरी वर्ग ही करा करता था। अधिकतर गांवों में चर्च आपके होते थे और प्रत्येक रविवार को पादरी लोग धर्म उपदेश दिया करते थे। सामूहिक प्रार्थना के लिए लोग इकट्ठे होते थे। चर्च के अपने नियम थे, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो है वो पादरी नहीं बन सकता था। साथ ही कृषक, दास, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति और स्त्रियां पादरी नहीं बन सकते थे। इसके साथ ही पादरी बनने के लिए पुरुष विवाह नहीं कर सकते थे और धर्म क्षेत्रों में बिशप जो है अभिजात वर्ग जो है वो माने जाते थे। मतलब धर्म के क्षेत्र में अगर कहो तो बिशप जो है अभिजात वर्ग ही है, क्योंकि पैसे वाले बहुत थे ये। और बिशप के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी, शानदार महल थे। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसके साथ ही चर्च को कृषक के जो चर्च है उसको कृषकों से आपका 1 वर्ष की उपज का एक हिस्सा लेने का अधिकार था। मतलब ये कर लिया करते थे, जिसे तीथ बोलते हैं। 1 नंबर में आता है तीथ क्या है, तो चर्च को कृषकों से वर्ष की में उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार, जिसे हम तीथ कहते हैं, एग्जाम में आता है काफ़ी दफ़ा 1 नंबर में। साथ ही धनी लोगों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान भी चर्च की आय का एक स्रोत था। लोग दान दिया करते थे। इसके साथ ही अभिजात जो वर्ग है उसकी क्या विशेषता है। देखो ये दूसरा वर्ग था और फ्रांस में सामाजिक रूप से पादरी के बाद। उसके बाद ही वास्तविक अगर हम बात करें तो सामाजिक जो व्यवस्था है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये अभिजात वर्ग था। साथ ही भूमि पर उनका नियंत्रण था। वैसलेज नामक की प्रथा से विकास से हुए थे ये लोग। वैसलेज नामक की प्रथा है उसके विकास के परिणाम स्वरूप ये हुए। भूस्वामी अभिजात वर्ग राजा के अधीन हुआ करते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। जबकि कृषक जो हैं वो भूस्वामी के अधीन हुआ करते थे। अभिजात वर्ग एक विशेष स्थान प्राप्त था। अपनी संपदा के वो स्थायी मालिक थे, मतलब अपनी संपत्तियां वो रख सकते थे, संपत्ति के मालिक बन सकते थे। इसके साथ ही वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे। क्या बढ़ा सकते थे? सैन्य क्षमता, अपनी सेना रख सकते थे, 100, 200, 500 जो भी है। और वो सामंती सेना कहलाती थी। क्या? सामंती सेना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अपनी मुद्रा जारी भी कर सकते थे, अपनी मुद्राएं भी जारी कर सकते थे। और अभिजात अपनी भूमि में बसे सभी लोगों के मालिक थे। मतलब उनकी भूमि अगर कोई व्यक्ति बसा है तो उसके वो क्या हैं? मालिक हैं। साथ ही वे अपना स्वयं जो भी न्यायालय हैं वो लगा सकते थे, न्याय कर सकते थे। और जो विस्तृत भूमि उनके पास हुआ करती थी, उनके घर, निजी क्षेत्र, चारागाह क्षेत्र अपने कृषकों के खेतों के साथ साथ होते थे। और लॉर्ड जो था उसका घर जो था वो मेनर था। 1 नंबर में आता है मेनर क्या है? लॉर्ड का घर है। और उसकी व्यक्तिगत भूमि जो है कृषकों के द्वारा जोती जाती थी। मतलब जो भूमि है उसमें कृषक जोते थे फ्री फोकट में काम में। और कृषकों को अपने खेतों में काम करने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिए भी जाना पड़ सकता था। मतलब ये काम सारा का सारा था। इसके साथ ही आपका देखिए मध्यकालीन जो आपका यूरोपीय समाज है, तीसरे वर्ग की क्या विशेषता है। देखो तीसरा वर्ग सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कृषक वर्ग है और इसमें 2 तरह के किसान थे। एक काश्तकार जो कि लॉर्ड के मतलब कह सकते हो कि ज़मीन पर काम ही करते कृषिदास थे। और एक स्वतंत्र किसान जो अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। मतलब ज़मीन तो अपनी थी लेकिन लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे सिर्फ। साथ ही पुरुषों को सैनिक सेवा में आपका योगदान था। मतलब आपका सेवा देनी पड़ती थी, कम से कम भी तो वर्ष में 40 दिन उनको सैनिक सेवा दान देनी पड़ती थी। इसके साथ ही कृषकों के परिवारों में लॉर्ड की जो जागीर है वहाँ जो जाके काम करना पड़ता था। कम से कम हफ्ता में तो 3 से उसे कम से कम 3 या उससे अधिक कुछ दिन है निश्चित काम करना पड़ता था, जिसे श्रम अधिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रम अधिशेष। इसके बदले में सुरक्षा मतलब मिलती थी बस। क्या काम हो सकता था? तो लॉर्ड के यहाँ पर जाके गड्ढा खोदना हो गया,
जलाने के लिए लकड़ियाँ लाना हो गया, बाड़े बनाना हो गया मतलब बाउंड्रीज टाइप, इमारत की मरम्मत करना हो गया, ये सारे काम वो करते थे। और मजदूरी नहीं मिलती थी, पहले बता रहा हूँ मजदूरी नहीं मिलती थी, केवल वो सेवा दे रहे हैं, बदले में बस सुरक्षा मिल रही है। साथ ही खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों और बच्चों को भी काम करना, मतलब संपीड़क के लिए, मतलब जो आपका शराब वराब बनाने में ना, तो ये लोग काम आते थे। तो कपड़ा बनाने, मोमबत्ती बनाने के लिए और अंगूरों से शराब निकालने के लिए काम आपके लगभग महिला और बच्चे काम करते थे। इसके साथ ही आपका एक प्रत्यक्ष कर लिया जाता था जो राजा द्वारा किसानों से लेता था। एक नंबर में आता है टैली क्या है, राजा सीधा किसानों से लेता है। और अगर आता है टीथ क्या है, तो टीथ जो है वो पादरी लोग जो हैं वो किसानों से उपज का 10वां हिस्सा लिया करते थे। किसानों से उपज का 10वां हिस्सा जो लेते थे वो टीथ था। और टैली जो है वो राजा किसानों से लिया करता। दोनों में अंतर है, इस बात को याद रखना। और इससे जो टैली से पादरी और अभिजात वर्ग मुक्त थे उनसे नहीं लेना पड़ता था। कृषिदास जो हैं वो आपके अपने गुजारे के लिए भूखंडों का और कृषि किया करते थे। साथ ही लॉर्ड जो था उनके स्वामित्व मतलब था, तो वो लॉर्ड के स्वामित्व में ही थे, मतलब लॉर्ड उनके सब कुछ है, मतलब मालिक समझ लीजिए। इसलिए अधिकतर जो उपज है वो लॉर्ड को ही लगभग मिलती थी। इसके साथ ही उन भूखंडों पर वो कृषि कार्य करते थे और लॉर्ड के स्वामित्व में ही रहते थे, ये आपको बार बार याद रखना है। और उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीरें छोड़ते नहीं थे, मतलब रहना ही पड़ेगा आपको, लॉर्ड से पूछो तब जाओगे। साथ ही कई तरह के आपके एकाधिकार का दावा करते थे आपके जो लॉर्ड हैं। कृषिदासों को हानि हो सकती थी। सर्फ केवल लॉर्ड की चक्की में आटा पीसते। सर्फ कौन थे, वो केवल लॉर्ड की चक्की में आटा पीसते थे, उनके तंदूर में रोटी सेकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में आवासन मदिरा में या बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषकों को किससे विवाह करना है, किससे नहीं करना है। और कृषिदास को अपनी मनपसंद से अपनी आशीर्वाद देकर उनकी शादी करवा सकते थे। उसके लिए वह शुल्क लेता था, मतलब एक प्रकार से उसके लिए शुल्क भी लेना पड़ता था, वो लेता था मतलब कृषकों से। साथ ही मेनर क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेनर जो है वो लॉर्ड का अपना भवन होता था। यहाँ पर आपका गांव पर नियंत्रण रखता था लॉर्ड जो है। और कुछ लॉर्ड के अनेक गांव थे, बहुत सारे गांव हो सकते थे। एक मेनर में कम से कम 50 से 60 परिवार आपके होते थे। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, देखो यहाँ पर आपका दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो जागीर में मिलती थी, जैसे खेतों में उगाए गए अनाज। साथ ही लोहार, बढ़ई और आपके औजारों की देखभाल की मरम्मत, राजमिस्त्री उनकी मरम्मत की देखभाल। इसके साथ ही आपके औरतें जो हैं वो सूत कताई मतलब कपड़ा बनाने के लिए, बच्चे मदिरा संपीड़क में काम करते थे। जागीरों में अभ्यारण्य, या आपका अभ्यारण्य आपका होगा, अभ्यारण्य का मतलब होता है जंगल ज़मीन जहाँ पर शिकार करते थे लॉर्ड लोग। और मेनर पर आपका जो चारागाह क्षेत्र है वहाँ पशुओं के लिए और घोड़ों के लिए चरते थे। साथ ही मेनर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग भी होता था, कि भाई वो चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग है मतलब। साथ ही क्वेश्चन आपका आता है नाइट वर्क की क्या विशेषता है। देखो 9वीं सदी में लगभग यूरोप में एक नया वर्ग, क्योंकि स्थानीय युद्ध हुआ करते थे, नया वर्ग उभर के सामने आता है जो शौकिया कृषकों और सैनिक प्राप्त नहीं है, तो कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। अब शौकिया कृषक का मतलब है जो कृषक मतलब सेना में नहीं काम कर पा रहे हैं या वो मन नहीं है, नहीं करना चाहते, तो फिर एक नए वर्ग को लाना पड़ा जो नाइट वर्ग था। इस नए वर्ग को बढ़ावा दिया गया जो नाइट कहलाते थे। अब लॉर्ड उसी तरह से संबंध था जैसे लॉर्ड का राजा से, याद रखना इनका संबंध लॉर्ड से था, राजा से नहीं था, लॉर्ड से था। और लॉर्ड का संबंध राजा से जैसा था वैसा इनका लॉर्ड और नाइट का था, इस बात को याद रखना। लॉर्ड ने नाइट को भूमि दी जिसे फीफ कहा गया, तो लॉर्ड ने जो भूमि नाइट को दी उसे फीफ कहा गया। और एक वचन से बंधे हुए थे दोनों, मतलब अब फीफ का उत्तराधिकार पाया गया, मतलब नाइट वर्क का है, जो 1000 से 2000 आपके एकड़ में अधिक भी हो सकते थे। और नाइट और उसके परिवार के लोग जो हैं पंचक्की और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उनके परिवारों के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने के लिए व्यवस्था भी होती थी सारी की सारी। सामंती सेना की तरह फीफ की भूमि को जोतते थे, मतलब जो आपके सामंती मेनर थे फीफ की ज़मीन को भी कृषक ही जोतते थे फ्री में वो भी। और बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ लड़ने का वादा, ठीक है। साथ ही आपका सैन्य योग्यताओं के बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय जो है वो बाड़ बनाने में, घेराबंदी करने में आपके प्रकार से और रण कौशल में अपने आप को बचाव अभ्यास में ही निकाला करते थे काफ़ी, मतलब ताकि वो युद्ध आए तो अच्छे से कर पाएँ। साथ ही नाइट अपनी सेवाएं लॉर्ड को दे सकता था और उसकी प्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के प्रति थी, मतलब अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, मतलब जो अन्य लॉर्ड थे उनको भी वो सेवाएं दे सकता था, लेकिन अपने लॉर्ड मतलब अपने मालिक के प्रति वो निष्ठावान थे। इसके बाद देखिए मध्यकालीन जो आपका यूरोप के भिक्षुओं के जीवन आपका मठ में कैसा था। तो सिंपल सी बात है, जो भिक्षु थे वो आपके ईसाई श्रद्धालु एक श्रेणी थी जो अत्यंत धार्मिक थी। अब ये लोग नगरों से बाहर, मतलब गांवों में और नगरों में नहीं रहते थे, एकांत में जीवन व्यतीत करते थे। कौन? भिक्षु लोग। धार्मिक रूप से अगर हम बात करें तो वो समुदाय एबी मतलब मोनेस्ट्री मतलब मठ में रहते थे, जिसे हम एबी बोलते हैं।
साथ ही मध्यकालीन जो यूरोप है आपका, उसको दो अधिक जो फेमस मठ हैं याद रखना। एक इटली में है सेंट बेनेडिक्ट्स, और दूसरा मठ था 910 में बारगंडी का। ये दोनों क्लूनी आपका मठ था, तो याद रखिएगा इन दोनों को। साथ ही भिक्षु अपना सारा जीवन ऐसा जीवन बिताते थे जिसमें समय प्रार्थना करना, अध्ययन करना, कृषि को जोतना, शारीरिक श्रम में व्रत मतलब बिता दिया करते थे। भिक्षु जीवन जो है वो पुरुष और स्त्रियाँ दोनों हो सकते थे। पुरुषों को मॉन्क बोला गया, क्या बोला गया है? मॉन्क, ठीक है, मॉन्क। और स्त्रियों को नन बोला गया है। ये दोनों बात याद रखना। पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ही आपके अलग अलग आपके ऐबे हुआ करते थे, जगह जहाँ वो रहते थे मठ। और पादरियों की तरह भिक्षु भिक्षुणियाँ भी शादी नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे जो मठ है उनकी आकार बढ़ने लगे, और भिक्षुओं की संख्या में आपका सैकड़ों की संख्या में जो है भिक्षु पहुँच गए। 11वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से क्या चेंजेस आते हैं आपका यूरोप में? तो पहला तो यही है कि भैया यूरोप में सबसे पहले तो आपको बताना है कि लकड़ी के हल के जगह पे लोहे के हल का प्रयोग होने लगा, और सांचेदार पटरे, बॉर्डर काफ़ी चौड़ी सी, और हल की भूमि जो आपकी है वो काफ़ी ज़्यादा खोद सकता था, और अधिक आपका उभर मिट्टी को ज़्यादा अच्छा पाट सकता था सही तरीके से। तो फलस्वरूप जो पौष्टिक आहार है या पौष्टिक तरीके से तत्व हैं वो भूमि में मतलब निकलने लग गए। इसके साथ ही पशुओं के हल का जोतने के बजाय अब सुधार हुआ, उसमें आपका जुआ बंद मतलब जो नॉर्मली लगा दिया करते थे, अब गले में आपका कभी देखा होगा आज भी जो पशुओं के गले में ही बांध दिया जाता था उसके माध्यम से जुताई, तो सेम वैसा उन्होंने उस समय शुरू कर दिया था। घोड़े के आपके जो खर हैं अब लोहे के जो आपके नाल हैं वो लगाने लग गए, और वो काफ़ी सुरक्षित हो गए थे। साथ ही कृषि के लिए पवन ऊर्जा और जल शक्ति का प्रयोग होने लगा, और अन्न पीसने के लिए अंगूर और निचोड़ने के लिए आपका जल शक्ति का, वायु शक्ति का प्रयोग होने लगा। साथ ही भूमि का प्रयोग में आपका तरीके में बदलाव आया। सबसे क्रांतिकारी अगर हम बात करें तो 2 खेती वाली व्यवस्था थी, और 3 खेती वाली व्यवस्था में बदलना इसको चाह रहे थे ये लोग कि एक समय हम 3 खेती करें। साथ ही इस व्यवस्था में आपको कृषक 3 वर्षों में 2 वर्ष अपने खेत का प्रयोग करता था और 1 वर्ष उसे छोड़ दिया करता था। क्यों? ताकि वो जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहे। साथ ही देखो यहाँ पे एक आपका जो शरद ऋतु में उसके 1.5 वर्ष पश्चात यानी वसंत ऋतु में, अर्थात यह था कि कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बांट सकता था। एक खेत में मानव प्रयोग करने के लिए शरद ऋतु में बोई गई। पहला खेत कौन सा था? तो एक खेत में मानव प्रयोग के लिए शरद ऋतु में गेहूं और राई बोई जाती थी। दूसरे में मटर, सेम और मसूर आपकी बोई जाती थी, जो घोड़ों के लिए और बाजरे के लिए उगाया जा सकता था। तीसरा जो था वो आपका खाली था, खाली रखते थे उसको, जो प्रत्येक वर्ष में तीनों खेतों का आकार बदलता रहता था कि अब ये है, अब वो है, अब वो है, ताकि उसकी उपजाऊ क्षमता बनी रहे। परिणाम क्या आया? तो पहला परिणाम आपका भूमि की जो प्रति इकाई उत्पादन उसमें तेज़ी से वृद्धि हुई। फलस्वरूप भोजन में आपका दुगनी भोजन आना लग गया। आहार में आपका मटर और सेम अधिक उत्पादन जो आपके प्रोटीन का स्रोत बन गया। पशुओं के लिए पौष्टिक चारा मिलने लग गया क्योंकि आपने उनके लिए भी व्यवस्था करी है। और अब भूमि पर अधिक भोजन आपका जो उत्पादन कर सकते थे जो किसान हैं, अब वो अधिक भोजन उत्पादन कर पा रहे हैं। और 23वीं सदी में आपको बताना, 13वीं सदी में कि एक कृषक खेत जो है औसतन 100 एकड़ से घट करके 20 से 30 एकड़ रह गया था, क्योंकि अब लगभग संख्या बढ़ रही है। और इन छोटी छोटी अधिक कुशलता जो आपके जोत थे, कुशलता से कृषि की जाती थी, और क्रम श्रम की आवश्यकता थी यहाँ पे, मतलब ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं थी। फलस्वरूप समय की बचत थी, और अन्य कृषक जो हैं वो कार्य के लिए इसको भी और भी काम वो कर सकते थे कृषि के अलावा। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो यूरोप में 14वीं शताब्दी का संकट क्या है और इसके लिए कौन कौन से कारण आपके उत्तरदायी हैं। देखो, पहला कारण है मौसम परिवर्तन। यूरोप में मौसम परिवर्तन होता है, जिससे पिछले 300 आपका अगर वर्ष की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु था, और अत्यधिक शीत ऋतु ने उसकी जगह ले ली। फलस्वरूप आपके उगने वाले जो मौसम है अब वो गर्मी में तो नहीं उग सकते, तो आपका कृषि लगभग जो है वो उसको नष्ट हुआ, उसको नुकसान पहुँचा, और सरकारों की करों मिलने वाली क्षमता भी समाप्त हो गई। अब कर भी नहीं मिलेंगे क्योंकि कृषि नहीं हो रही है। गहन जुताई और जनसंख्या वृद्धि। अब इस समय क्या हुआ, अनुकूल जलवायु ने अनेक आपके जो जंगल हैं, चारागाह क्षेत्र हैं, उसको बदल दिया। अब जुताई होने लगी और एक समय पे कई सारी जो फसलें हैं उगाई जाने लग गई थी। इसके साथ ही आप बता सकते हो यहाँ पर कि चांदी के उत्पादन में कमी आई, तो सर्बिया और आपके ऑस्ट्रिया में खदानें जो हैं वो आपकी कमी आई। साथ ही धातु का अभाव हुआ, और इस प्रकार व्यापार भी प्रभावित हुआ था। तो चांदी जैसे जैसे घटा, अब शुद्धता में कमी लानी पड़ी शुद्धता में, और अब मुद्रा में सस्ती आपकी जो धातुएं हैं उसका मिश्रण किया जाने लगा, मिलावट की गई। महामारियां। अब इस समय 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, परिणाम स्वरूप बहुत सारे क्षेत्रों में और यूरोपीय तटों में जो आपके व्यापार के माध्यम से अब चूहे आ गए थे, यूरोप पहुंच गए थे, तो ब्यूबॉनिक जो फ्लेग है वो महामारी फैल गई। तो जिस कारण से वहाँ पे आप बताओगे कि 1347 से लेकर 50 के आसपास में यूरोप पूरी तरीके से महामारी फैली, और पूरी तरीके से 20% जो आपका भाग है वो महामारी का शिकार हो गया। कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या आपका 40% तक हो गई, 40% लोग वहाँ के मर गए। सारी चीज़ें आप बता सकते हो। इसके साथ ही आप बताओ, मठों में और कॉन्वेंट में एक व्यक्ति जो फ्लेग की चपेट में आ जाता था तो पूरे के पूरे
समाज वहाँ का पूरा आपका चपेट में आ जाता है, क्योंकि एक साथ रह रहे हैं वो लोग। परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है और युवाओं और बुजुर्गों को अधिक सामना करना पड़ा इस चीज़ का। इसके साथ ही देखो यहाँ पे परिणाम स्वरूप क्या क्या चीज़ें निकली। इस विनाश लीला ने बहुत आर्थिक मंदी ला दी। इसके साथ ही आप बताओगे कि यहाँ पर आपका, इसके साथ ही दूसरा, जनसंख्या में काफ़ी आपका कमी आती है, मजदूरों की संख्या में भारी कमी आई, कृषि उत्पादन में अब गंभीर असंतुलन हो गया, खरीदारों की संख्या में काफ़ी कमी, क्योंकि पैसा ही नहीं है ना यार। अब पैसा नहीं है तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो ये आपको बताना है लगभग। और फ्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों की विशेषकर जो मांग है वो बढ़ गई थी। अब उनकी मजदूरी में भी बहुत ज़्यादा मतलब वृद्धि हो गई, क्योंकि अब बहुत कम लोग हैं तो आपको मजदूरी भी दुगनी देनी पड़ रही थी। ये सारी समस्याएं देखने को मिली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस की कैथेड्रल नगर किस प्रकार अस्तित्व में आए। देखो पहली बात तो ये है कि आपका धनी व्यापारी चर्चों में बहुत अधिक दान देते थे और फ्रांस में बड़े बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा और बड़े बड़े चर्चों को कैथेड्रल कहा गया। इन्हीं चर्चों में आप कहोगे कि मठों की संपत्ति थी। फिर वे लोग विभिन्न समूहों के अपने श्रम, वस्तुओं और धन से निर्माण इसका किया करते थे सहयोग से। कैथेड्रल पत्थर से बने होते थे और पूरा इसमें कई वर्षों तक आपके समय लग जाया करता था। साथ ही इनका निर्माण कैथेड्रल के आसपास जो, अगर आप कहोगे तो निर्माण के दौरान कैथेड्रल के आसपास जो क्षेत्र है काफ़ी अधिक बस गया था और उनका निर्माण कार्य जो है पूरी तरीके से तीर्थस्थल बन गया, क्योंकि बड़े बड़े चर्च हैं, लोग बस जाते थे। और इन्हीं चारों ओर छोटे छोटे नगर उभर के सामने आए और इन्हीं नगरों को कैथेड्रल नगर कहा गया था। अब कैथेड्रल बनाए क्यों जाते थे? देखो पहली बात तो कैथेड्रल है ये, और इस प्रकार बनाया जाता है जो पादरी की आवाज़ लोगों के जमा होने पर सभागार के रूप में साफ साफ सुनाई दे, भिक्षुओं के गायन के लिए अधिक मधुर आपकी जो आवाज़ है वो सुनाई पड़े। इसके अतिरिक्त लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाई जाने वाली घंटियाँ सुनाई दे। साथ ही खिड़कियों के लिए अभिरंजित कांच का प्रयोग होता था, जो समय समय पर सूर्य का प्रकाश उन्हें कैथेड्रल के अंदर विद्यमान जो व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देता था। साथ ही आपका सूर्यास्त के समय मोमबत्तियों का प्रकाश उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए चमक प्रदान करता था। कैथेड्रल का फ़ायदा है मतलब ये। और साथ ही अभिरंजित जो कांच की खिड़कियां हैं उस पर बाइबल की कथाएं लिखी थी, चित्र बने होते थे, तो अनपढ़ व्यक्ति भी उन्हें मतलब पढ़ सकता था, देख सकता, समझ सकता था। देखो आपके लिए ये वीडियो मैंने ला दी है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इतनी एफर्ट्स के बाद आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो और अपना, आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय भारत।